हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टिल्जिस ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किया एंड उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम को हम लोग देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कन्वर्जेंस थ्योरम ऑफ स्टिल्जिस ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी एक स्टिल्जिस ट्रांसफॉर्म है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग लेप्लास स्टिल्जिस इंटीग्रल डिफाइन किए थे, वहाँ पे क्या था, ये जो एफ टी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एफ टी को क्या कर रहा है ये लोग यहाँ पे हम लोग कैसे लिख रहे हैं कि अल्फा टी हम लोग डिफाइन कर ले रहे हैं एक इंटीग्रल 0 से टी एफ यू डी यू। तो अगर जैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव लेंगे डी ऑफ अल्फा टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा, टी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ टी। तो ये बेसिकली क्या है, एफ ऑफ टी ही लिखने का एक दूसरा तरीका है जो कि स्टिल्जिस ने ही डिफाइन किया था। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये है क्या, स्टिल्जिस ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे ये जो मतलब है इसका, ये फंक्शन एफ टी है। ओके, तो जो स्टिल्जिस इंटीग्रल है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, z लिखते हैं। तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा है, जो पैरामीटर z है वो बोल रहा है z नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है, कि ये जो स्टिल्जिस इंटीग्रल है ये पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है। और z नॉट कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, वो डोमेन डी में बिलोंग कर रहा है। और वो क्या है कि z ऐसा सेट है जो जिसमें आर्गूमेंट क्या होता है, -π to π लाई कर रहा है। ठीक है, z जो होगा वो -π to π लाई कर रहा है, मतलब z नॉट इसका एक पॉइंट है, उसमें अगर ये कन्वर्ज करा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टिल्जिस ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, ये स्टिल्जिस ट्रांसफॉर्म एक जनरलाइज फॉर्म z पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कन्वर्ज करेगा फॉर एवरी z बिलोंगिंग टू दिस डोमेन d। ठीक है, तो ये ऑलवेज कन्वर्ज करेगा, ये बोलना चाह रहा है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है कि ये जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है। तो सिंस इंटीग्रल 0 to infinity d of alpha of t upon z0 plus t converges। अगर कोई चीज़ कन्वर्ज कर रहा है, इसका ये मतलब होता है कि वो बाउंडेड है। ठीक है, कन्वर्जेज, देयरफॉर ये जो इंटीग्रल होगा 0 to infinity d of alpha of t upon z0 plus t, तो ये क्या होगा, ये बाउंडेड होगा कोई एक पॉजिटिव वैल्यू m से, जहाँ पे m क्या है हमारे पास, कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, इससे ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रल वाला जो टर्म है इसे हम लोग डिफाइन करते हैं कोई एक वेरिएबल। सो लेट एक बीटा ऑफ t हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जो कि होगा इंटीग्रल 0 से t d ऑफ अल्फा ऑफ u अपॉन z0 प्लस u। हम लोग क्या किया, बीटा टी डिफाइन किए, d ऑफ अल्फा ऑफ u अपॉन z0 प्लस u। ठीक है, जो कि ये इस इंटीग्रल को देखते हुए हम लोग किए हैं। अब जैसे ये, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते हैं d ऑफ बीटा ऑफ t के, तो देखते हैं ये क्या होता है। तो जैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे t के रिस्पेक्ट में, ये t यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा d ऑफ अल्फा ऑफ t अपॉन z0 प्लस टी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हम लोग ये देख सकते हैं, ये इक्वल है, मीन्स ये जो इंटीग्रल है ये d ऑफ बीटा ऑफ टी का है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसके साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर ये जो इंटीग्रल है ये बाउंडेड m से, तो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह हम लोग कोई एक फाइनाइट वैल्यू t डाल रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, बाउंडेड होगा किस वैल्यू से, m से। तो एंड देयरफॉर mod of beta of t is also bounded by m for t कहाँ से कहाँ तक हम लोग लेंगे, 0 से इन्फिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसके लिए ये क्या होगा, बाउंडेड होगा। इक्वेशन नंबर 2, ये समझ में आया। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो बीटा ऑफ t, अगर t इन्फिनिटी ले लेंगे तो ये तो बाउंडेड हो जाएगा। तो अगर t कोई फाइनाइट वैल्यू लें 0 से इन्फिनिटी के बीच, तब पर भी तो ये बाउंडेड होगा ही होगा m से। ठीक है, और ये दूसरा इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये दोनों को हम लोग यूज करने वाले हैं थ्योरम में। ठीक है, ये 1 और 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को ये जो इंटीग्रल है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, सो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, नाउ हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना था 0 से इन्फिनिटी d ऑफ अल्फा ऑफ t अपॉन z प्लस टी। तो ये 0 से इन्फिनिटी तक था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, r ले रहे हैं, इन्फिनिटी ना लेके r ले रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिट ले लेंगे r टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये इंटीग्रल हो गया 0 to r। अब हम लोग क्या करते हैं,
डी ऑफ अल्फा टी, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये डी ऑफ अल्फा ऑफ टी है अपॉन, हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इससे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकें। यहाँ पे क्या आना चाहिए, जेड नॉट प्लस टी। अगर यहाँ पे आ जाए जेड नॉट प्लस टी तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बीटा टी। अब यहाँ पे अगर जेड नॉट ऑफ टी से हम लोग अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो अपॉन ये हो गया जेड प्लस टी, ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग क्या किए, जेड नॉट प्लस टी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहां तक ये जो वैल्यू है ये हो गया डी ऑफ बीटा ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो 0 to r ये हो गया जेड नॉट प्लस टी अपॉन जेड प्लस टी इंटू डी ऑफ बीटा ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इंटीग्रल आया इसे हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये जो डेरिवेटिव का टर्म है इसका इंटीग्रेशन इजी होगा, तो इसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन, इसे हम लोग सेकंड फंक्शन मानते हैं। सो सॉल्यूशन, सो ये हो जाएगा जेड नॉट प्लस टी अपॉन जेड प्लस टी, और इसका इंटीग्रल हो गया डी ऑफ बीटा टी का बीटा टी। इस पे लिमिट पुट होगा 0 एंड कैपिटल आर माइनस फिर इंटीग्रल 0 to r। ये जो टर्म है इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन तो ये हो गया जेड प्लस टी माइनस जेड नॉट प्लस टी अपॉन जेड प्लस टी का स्क्वायर। ये u अपॉन वी के फॉर्म में है, तो v कांस्टेंट u डिफरेंशिएट जो कि हो जाएगा कितना 1 माइनस u कांस्टेंट v डिफरेंशिएट जो कि 1, तो ये आ गया। एंड इसके साथ ये बीटा ऑफ टी हमारा है, बीटा ऑफ टी डी टी। ठीक है यहाँ तक, ओके। इस पे अपर लिमिट जैसे ही आर पुट करेंगे ये हो जाएगा जेड नॉट प्लस आर अपॉन जेड प्लस आर बीटा ऑफ आर। फिर हम लोग क्या करें, लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बीटा ऑफ जीरो, बीटा ऑफ जीरो। और अगर हम लोग जैसे बीटा टी को जो डिफाइन किए थे अगर फिर से देखें तो ये था 0 से टी डी ऑफ अल्फा ऑफ यू अपॉन जेड प्लस यू, कुछ इस टाइप से हम लोग डिफाइन किए थे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे टी के जगह 0 पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग मुझे क्या चाहिए बीटा ऑफ 0, तो बीटा ऑफ टी के जगह जैसे 0 पुट करेंगे ये हो जाएगा 0 to 0 इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट भी 0 अपर लिमिट भी 0, इसका मतलब इंटीग्रेशन का वैल्यू 0। तो बीटा ऑफ 0 का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, तो इसीलिए ये 0 हो के यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। माइनस इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा जेड माइनस जेड नॉट इंटीग्रेशन 0 to r बीटा ऑफ टी अपॉन जेड प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्या किए, इसे सॉल्व किए तो टी एंड टी कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया जेड माइनस जेड नॉट। टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये कांस्टेंट रेट होगा, तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर, एंड ये टर्म हमारा बच गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, और या फिर इस माइनस को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये अगला टर्म हो जाएगा जेड नॉट प्लस आर अपॉन जेड प्लस आर बीटा ऑफ आर प्लस जेड नॉट माइनस जेड इंटीग्रेशन 0 to r बीटा ऑफ टी अपॉन जेड प्लस टी स्क्वायर डी ऑफ टी। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या आएगा वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। नाउ जेड नॉट प्लस आर अपॉन जेड प्लस आर बीटा ऑफ आर का अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसका हम लोग क्या कर ले रहे हैं, मॉड ले रहे हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा मॉड जेड नॉट प्लस आर अपॉन मॉड जेड प्लस आर मॉड ऑफ बीटा ऑफ आर। ओके, हम लोग अगर इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो वो क्या था, मॉड ऑफ बीटा टी लेस देन इक्वल्स टू एम। तो अगर टी का जगह हम लोग आर अगर ले रहे हैं तो ये भी क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू एम होगा। तो दिस फर्दर लेस देन इक्वल्स टू एम मॉड जेड नॉट प्लस आर अपॉन जेड प्लस आर। ठीक है यहाँ तक।
अब जब हम लोग ये लिमिट यहाँ पे इंटीग्रल डिफाइन कर रहे थे तो जो कैपिटल आर लिए थे वो उस टाइम बोले थे कि यहाँ पे आगे क्या करना है, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे भी लेंगे, तो जैसे ही हम लोग आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये जो लिमिट है ये टेंड कर जाएगा। जैसे ही आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा m। तो ये m को टेंड करेगा एज आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही लिमिट ले लेंगे r टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये जो टर्म है z0 प्लस आर अपॉन z प्लस आर बीटा ऑफ r, ये हमारा m हो जाएगा। इसे बोलो इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक ठीक है कि इसका वैल्यू हम लोग m ले लिया जैसे r टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे। अब क्या करने वाले, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि इक्वेशन 3 में हम लोग क्या करेंगे, अब लिमिट ले लेंगे r टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये जो वैल्यू था ये किसका था, ये इंटीग्रल है 0 टू r d ऑफ अल्फा ऑफ t अपॉन z प्लस टी, इसका भी वैल्यू था। हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में अब लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले रहे हैं। सो टेकिंग लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन इक्वेशन नंबर 3। सो जैसे यहाँ पे लेंगे तो ये हो गया लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू r d ऑफ अल्फा ऑफ t अपॉन z प्लस टी। फिर से यहाँ पे भी तो ये हो गया लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी z0 प्लस आर अपॉन z प्लस आर बीटा ऑफ r एंड देन प्लस z0 माइनस z लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू r बीटा ऑफ t अपॉन z प्लस टी स्क्वायर एंड देन dt। यही है। सो ये बन गया हमारा 0 टू इन्फिनिटी डी ऑफ अल्फा ऑफ t अपॉन z प्लस टी। ये जो लिमिट है ये हम लोग निकाल चुके क्वेश्चन नंबर 4 में कि ये m आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस ये हो गया z0 माइनस z लिमिट 0 टू इन्फिनिटी बीटा ऑफ t अपॉन z प्लस टी स्क्वायर एंड देन dt। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि अब हम लोग इस पूरे इक्वेशन में मॉड ले लेते हैं। सो नाउ अगर हम लोग मॉड ऑफ 0 टू इन्फिनिटी करें डी ऑफ अल्फा ऑफ टी अपॉन z प्लस टी, सो ये साइन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू m प्लस मॉड z0 माइनस z। इस इंटीग्रल के अंदर भी हम लोग मॉड को ऑपरेट करते हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी मॉड बीटा ऑफ t अपॉन मॉड z प्लस टी स्क्वायर मॉड d ऑफ t। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब फिर से देख रहे हैं कि मॉड ऑफ बीटा टी है जो कि लेस देन इक्वल्स टू m होगा, तो ये फर्दर लेस देन इक्वल्स टू m प्लस मॉड z0 माइनस z एंड m, और ये इंटीग्रल बच गया 0 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ dt अपॉन z प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, जो कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली मॉड ही है, तो जो कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, स्क्वायर है तो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इक्वल होगा m प्लस m मॉड z0 माइनस z। इसका अगर इंटीग्रेशन निकाले तो ये आ जाएगा -1 अपॉन मॉड z प्लस टी, जिसपे अपर लिमिट इन्फिनिटी एंड लोअर लिमिट 0 पुट होगा। ठीक है, इसे हम लोग इंटीग्रेट कर लिए जो कि आया -1 अपॉन मॉड z प्लस टी। अपर लिमिट पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो दिस इज m प्लस m मॉड z0 माइनस z। अपर लिमिट पुट करेंगे जैसे ही हम लोग यहाँ पे t में, तो ये हो जाएगा 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा तो 0, और 0 को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन z मॉड z, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन मॉड z आया, जो कि इक्वल हो गया m इंटू 1 प्लस मॉड z0 माइनस z मॉड z।
ठीक है, जेड हमारा क्या था, एक कट प्लेन था, उससे हम लोग जेड का वैल्यू कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले रहे हैं। जैसे मॉड लेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे भी। तो ये जो पूरा है क्वांटिटी है यहाँ पे राइट हैंड साइड में इंटीग्रल के, ये क्या होगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि ये इंटीग्रल इस वैल्यू से लेस देन इक्वल्स टू है, ठीक है। इसका मतलब जो ये जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो एक फाइनाइट वैल्यू में लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो इंटीग्रल है इसका जो वैल्यू है वो एक फाइनाइट वैल्यू के बीच बाउंडेड होगा। इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, ओके। हेंस द इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल है ये, 0 टू इन्फिनिटी डी ऑफ अल्फा ऑफ टी अपॉन जेड प्लस टी converges for all z belongs to the domain D। और डोमेन डी क्या था कि आर्गुमेंट ऑफ z लाई बिटवीन -π to π। तो हेंस वी गेट दी थ्योरम, ठीक है। तो बड़ा बेसिक सा थ्योरम है, लेकिन स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। इसका प्रूफ तो काफ़ी ईजी है, बस सिंपल सा प्रूफ है, ओके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।